सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। मैं अमित विशेष एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। आज 2-3 मुद्दे लेकर के आया हूँ। पहला है, कुछ एक लोगों का पूछना था कि हरमंदिर साहब में उनको जाना, हिंदुओं का जाना सही है। दूसरा था कि ये जो एनटीटी करे हुए परीक्षार्थी होंगे, जो एम्प्लॉय किए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा, क्या वो एक सही सिस्टम है। और तीसरा कि हमारे यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्या मेरा क्रैशर के मालिकों से कोई किसी के साथ पर्सनल लड़ाई या कोई ऐसा पर्सनल दुश्मनी है। तो इन 3 मुद्दों के ऊपर आज मेरी बात होगी। पहला है कि हरमंदिर साहब में क्या हिंदुओं को जाना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल जाना चाहिए, बिना डरे जाना चाहिए, बिना झिझके जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग, हमारे भी वो गुरु रहे हैं, गुरु नानक देव जी से लेकर के और 10वें बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी तक सब हमारे गुरु थे। 10 गुरु हमारे गुरु थे। तो वो हमारे बाप का घर है, हमें जाना चाहिए, बिना डरे जाना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ जाना चाहिए। क्योंकि पिता के घर जब जाया जाता है तो पूरे प्यार से जाया जाता है, बिना डरे जाया जाता है, क्योंकि वो बाप का घर है। लेकिन मर्यादा का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर पिता के घर भी जाते हैं तो ये तो हमें घुट्टी में पिलाया जाता है ना, मर्यादित जीवन। तो मर्यादा, हिंदुओं को जब वहाँ जाएं तो मर्यादित रहें। हाँ, वहाँ पे कुछ एक हर क्षेत्र में हैं, कुछ एक लोग हैं जो गलत बात करते हैं, कुछ एक लोग हैं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उनको उठाने दीजिए, आप उनकी तरफ ध्यान ना दीजिए। अपने गुरुओं का घर थोड़ी छोड़ देंगे हम लोग कुछ एक नालायक लोगों के कारण। इसलिए खूब ज़ोर शोर से जाइए, मर्यादित जीवन वहाँ पर जाकर के पूरा एक्सप्रेस करना है, आपको प्रणाम करना है, वहाँ पे ध्यान करना है। आप करिए, सुनिए, दर्शन करिए, लेकिन मर्यादित होकर के जाइएगा। जाइए ज़रूर, सिर्फ डर करके या इसलिए कि जी वो ऐसा बोल रहे हैं या ऐसा बोल रहा है कोई, उनको बोलने दो। अपने पिता का घर थोड़ी कोई छोड़ देता है, तो वो तो हमारे भी पिता थे। अब एक और बात जो आई एनटीटी के जो परीक्षार्थी हिमाचल में भर्ती की जाएगी, एनटीटी की प्री नर्सरी स्कूलों के लिए, जो प्राइमरी स्कूल में, इसमें प्री नर्सरी क्लासेस लगा करेंगी। यानी जो बालवाड़ी आंगनबाड़ी था, ये अब प्री नर्सरी के नाम से गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ अटैच कर दिया गया है। उनकी 3 क्लासेस होंगी, एक टीचर अपॉइंट किया जाएगा, 3 क्लासेस होंगी। यानी टोटल प्राइमरी में 8 क्लासेस हो जाएंगी जिन जिन स्कूल्स को चयनित किया गया है। अब उसके साथ साथ एक और बात बता दूं, ये जो एनटीटी के लोग हैं जो चुने जाएंगे, इनकी सैलरी गवर्नमेंट नहीं देगी, गवर्नमेंट देगी आउटसोर्स करके। यानी एक कंपनी को ठेका दे दिया जाएगा, ठेके पर एनटीटी के लोग रखे जाएंगे। एनटीटी वालों को सैलरी 10,000 देगी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट जो कंपनी है वो काट करके 8,000 इनके हाथ में देगी। ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर टीचर्स के साथ पिछले इतने सालों से हिमाचल सरकार करती आ रही है, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनके साथ ऐसा ही करती आ रही है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूं, अगर 6,000 के लगभग एनटीटी टीचर्स रखे जाते हैं और कंपनी को ठेका दे दिया जाता है, तो 2,000 रुपये मान के चलिए कि पर हेड कंपनी को हर महीने गवर्नमेंट एक व्यक्ति का दे रही है। तो कितना पैसा हो जाता है, आप 6,000 से 2,000 को गुना कर दीजिए तो 1,20,00,000। और इतनी मेहरबानी हिमाचल की सरकार कंपनी के ऊपर क्यों कर रही है? हिमाचल सरकार के पास सब कुछ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है, सैलरी देने वाले भी हैं, ट्रेजरी भी है, तो फिर ये कंपनी को क्यों लेकर के आए हैं? तो ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा गोरखधंधा। इसमें नेताओं की हिस्सेदारी होती है कंपनियों में। और ये जो कंपनियां हैं, इनका हिस्सा सिर्फ कांग्रेस को नहीं जाएगा, बीजेपी के नेता भी होंगे, ये ध्यान देना। क्योंकि ये जो प्रथा है आउटसोर्स वाली, बीजेपी ने शुरू करी थी, प्रेम कुमार धूमल साहब ने। पैसा खाने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है। आउटसोर्स की प्रथा शुरू करने के बाद कंपनियां जो होती हैं उनमें हिस्सेदारी इन नेताओं की होती है, और ये अपने फायदे के लिए काम करते हैं, आपके फायदे के लिए नहीं। आपको आज लगेगा कि कोई गल नहीं, 8,000 दे दो, साडा फायदा ये है, कुछ ना कुछ तो आ रहा, लेकिन ये बढ़ेंगे नहीं। और ये शोषण है शिक्षित वर्ग का, ये शोषण है पढ़े लिखे समाज का। क्योंकि डिमोरलाइज हो जाएगा वो बंदा जो लगातार 8-10 सालों से वही उतने से पैसे, उसके काम की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। और यही दुखद है। इसी को लेकर के मैंने चुनाव लड़ने की कोशिश करी थी, और मैं चुनाव लड़ा था कि इन मुद्दों के ऊपर जनता अवेयर हो जाए।
और तीसरा पॉइंट है कि क्या मेरी स्टोन क्रैशर्स के साथ जो उनके मालिक हैं किसी के साथ पर्सनल लड़ाई है, दुश्मनी है? तो नहीं भाई, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल युद्ध नहीं है। मैं समाज के लिए ही बोल रहा हूँ। जो स्टोन क्रैशरों की धूल है, जो नदी का नुकसान हो रहा है, हमारा वाटर लेवल देखो कितना नीचे चला गया। अभी भी आज अखबार में अगर आप पढ़ा होगा आपने, तो वाटर लेवल नॉर्थ इंडिया में बड़ा भारी मतलब अलार्मिंग स्तर पर नीचे गया है। हिमाचल में भी कई इलाके ऐसे हैं। हमारे यहाँ पर भी पहले जहाँ 10-20 मीटर पे फुट पे पानी निकल आता था, अब 200 फुट पे जाकर के पानी निकल रहा है, तो वाटर लेवल तो कम हो गया। स्वां नदी का क्योंकि खनन हो रहा है अवैज्ञानिक ढंग से, उसका दुष्परिणाम है। फिर जो धूल है क्रैशरों की, ये धूल क्रैशर वालों के परिवारों को भी टीबी, दमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां बांट रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम, सारी बीमारियां उनके परिवारों को भी है। तो मैं जो बोल रहा हूं, मेरी लड़ाई नहीं है, मैं बोल रहा हूं आप करो, लेकिन सिस्टमेटिकली करो, ताकि आप पाप के भागी ना बन जाओ। आपको लगता तो है कि पैसा है सानू हुण कोई कौन की कर लेगा साडा, यार वो ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो सबका बैठ करके एक बार जब इंसाफ करने पे आएगा तो वो जड़ से उखाड़ लेता है सब कुछ। आप छाती पर रख के लेके तो जा नहीं सकते कुछ भी। मनो दोस्तों, कोई अज तक ऐसा होया जो छाती पर रख के लै गया हो अपने पैसे? अगर ये सारा कुछ ले ही नहीं जा सकता, कोई नहीं ले जा सकता, फिर असी एक गलत क्यों कर दे? तुसी कमाओ, लेकिन उस ढंग का कमाओ ताकि पूरे समाज को एटलीस्ट बीमारियां का ना वंडो। मैं इस करके बोलता पे, मेरी पर्सनल किसी के नाल कोई दुश्मनी नहीं भाई, ना ही मैं चाहना भी मैं किसी को पर्सनली बोला। सारिਆਂ ਦੇ मैं सबना के उपर बोलदा भी जिन्हें भी 50-60 साढ़े क्रैशर लगे हुए सारिਆਂ ठीक ढंग नाल ही काम करना चाहिए, ताकि समाज का भला तो होवे, बीमारियां भी ना लगन। नौकरी तो मिले लेकिन वो पैसा हस्पतालों च ना जाए, हार्ट अटैक नाल ना मर जान एम्पलॉयज़ और उन्होंने घर वाले भी। जय हिंद, जय भारत।